गुड मॉर्निंग। ये सैटरडे मॉर्निंग है और ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं क्लास 11th के लिए। क्लास 11th में हम क्या कर रहे थे, एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। मतलब बेसिकली अब हम क्या कर रहे हैं, पहले हमने थ्योरी पार्ट कंप्लीट किया, अब न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ेंगे। किस तरह से न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है इस पे हम बात करना स्टार्ट किए थे। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए मैंने आपको कुछ स्टेप्स लिखाए थे। वो स्टेप्स अगर आप फॉलो करेंगे तो बहुत ही ईजिली आप क्या कर सकते हैं, किसी भी तरह के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि आप सारे ऑब्जेक्ट्स के, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, आप सारे ऑब्जेक्ट्स के क्या कर ले, फ्री बॉडी डायग्राम बना ले। ठीक है, सबसे पहला काम आप ये कर ले। एक बार आपने क्या कर लिया, सारे ऑब्जेक्ट्स का फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया, तो आपको क्या करना है कि अगर आपको ये चेक करना है कि किसी फोर्स को रिजॉल्व करने की जरूरत है या नहीं। अगर कोई भी फोर्स एक्सिस के अलोंग नहीं, अब एक्सिस का सिलेक्शन कैसे करेंगे, जिस डायरेक्शन के अलोंग मोशन होने की टेंडेंसी है उसको एक्स एक्सिस मान लेना और उसके परपेंडिकुलर वाले डायरेक्शन को वाई एक्सिस मान लेना। अब जो भी फोर्सेस एक्सिस के अलोंग नहीं है, आपको क्या करना है, उन फोर्सेस को रिजॉल्व करना है। ठीक है, तो आपने फोर्सेस को रिजॉल्व कर लिया, सेकंड स्टेप हो गया। अगर फोर्स को रिजॉल्व करने की जरूरत थी तो रिजॉल्व कर ले, नहीं जरूरत है तो एज इट इज रहने देंगे। फिर क्या करना है, चेक फॉर एनी अनबैलेंस प्रेजेंट इफ प्रेजेंट। किसी भी डायरेक्शन में, एक्स में भी हो सकता है, वाई में भी हो सकता है, जेड में भी हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में अनबैलेंस फोर्स हो सकता है। तो अगर किसी भी डायरेक्शन में आपको अनबैलेंस फोर्स मिलेगा, जिस भी डायरेक्शन में अनबैलेंस फोर्स मिलेगा, आप क्या करना, नेट फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन से इक्वेट कर देना। और अगर अनबैलेंस फोर्स नहीं है तो वहां पर एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरह से हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराया था, आज भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और आज का जो लेक्चर होगा उसके बाद से मैं आपको मैं व्हाट्सएप में क्या करूंगा, कुछ क्वेश्चंस भेज दूंगा, आपके पैकेज के कुछ क्वेश्चंस होंगे, वो क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, मैंने बेसिक कंसेप्ट बता दिया है किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आप क्वेश्चन जब सॉल्व करने बैठोगे, हो सकता है आपको डाउट्स आए, आप बेधड़क डाउट्स पूछ सकते हो, जितना मर्जी करे उतना डाउट पूछ सकते हो, लेकिन पूछना आपको पड़ेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले ना कुछ इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर पुली वाले क्वेश्चंस में आ जाएंगे। पुली वाले क्वेश्चन बहुत डरावने लगते हैं स्टार्टिंग में बच्चों को, लेकिन बहुत ही आसान होते हैं एक बार अगर आप कंसेप्ट समझ लो तो। फिर से मैं बोलूंगा, पुली वाले क्वेश्चन जैसा मैं बताऊंगा वैसा ही सॉल्व करना है। कुछ और तरीका बुक से देखोगे, कहीं नेट वेब देखोगे, ऑनलाइन देखोगे और कहीं कंफ्यूज होगे तो मैं जिम्मेदारी नहीं लेने वाला। पुली वाले क्वेश्चन में मैं बार बार बोल रहा हूँ, पुली वाले क्वेश्चन आप देखना, नेट में देखोगे, इधर देखोगे, उधर देखोगे, 1000 तरह के सोल्यूशंस आपको मिलेंगे, लेकिन जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा वो तरीका को यूज करना है। ठीक है, मैं रिकमेंड करूंगा, देखो आपका अपनी चॉइस है, आपको जो तरीका अच्छा लगे। हो सकता है आपको नेट वाला, आपने कहीं नेट से सीखोगे वो आपको अच्छा लगे, डिपेंड करता है। लेकिन मेरा पर्सनल व्यू है कि मैं जो पढ़ाऊंगा वो शायद थोड़ा ईजी होता है। देखते हैं, वो मेरे हिसाब से इजी है, हो सकता है आपके लिए कुछ और इजी हो। स्टार्ट करते हैं भाई साहब। ठीक है, तो आइए भाई और बहनों स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं गायब हो जाऊंगा, टाइम फॉर माई सेल्फ टू इलोप। गायब होने का टाइम, समय आ चुका है, मैं गायब हो गया हूँ, स्क्रीन आ जाएगा। तो हम पहले बात कर लेते हैं इक्विलिब्रियम पर। इक्विलिब्रियम, अभी ना इक्विलिब्रियम वर्ड आपको केमिस्ट्री में भी मिलेगा, लेकिन केमिस्ट्री वाला इक्विलिब्रियम के बारे में बात नहीं करेंगे। हम इक्विलिब्रियम का मतलब बोलेंगे, इफ net force if net force acting on any system, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन सिस्टम का डेफिनेशन मैंने बताया था, सेट ऑफ ऑल सारे पार्टिकल्स जो एक कॉमन एक्सेलरेशन से मूव करेंगे उनको हम सिस्टम बोलेंगे। इफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एनी सिस्टम इज 0, then the system is said to be in equilibrium। ठीक है, अगर सिस्टम पे लगने वाला नेट फोर्स 0 है तो हम क्या बोलेंगे, सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में। ठीक है, अच्छा, अब नेट फोर्स 0 है, अगर नेट फोर्स 0 है इसका मतलब हम क्या जानते हैं, किसी भी वेक्टर को उसके कंपोनेंट के फॉर्म में रिजॉल्व कर सकते हैं क्या। तो नेट फोर्स को क्या लिखा जा सकता है, नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस का, नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस प्लस नेट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस प्लस नेट फोर्स अलोंग जेड एक्सिस, हम इस तरह से लिख सकते हैं।
तो अगर नेट फोर्स का वैल्यू जीरो है, नेट फोर्स का वैल्यू जीरो है, इसका मतलब क्या होगा, एफ एक्स का वैल्यू जीरो हो जाएगा, एफ वाई का वैल्यू जीरो हो जाएगा और एफ जेड का वैल्यू जीरो हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अगर सिस्टम पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो है, इसका मतलब क्या होगा, एक्स का जो कंपोनेंट है, नेट फोर्स का एक्स कंपोनेंट भी जीरो होगा, नेट फोर्स का वाई कंपोनेंट भी जीरो होगा, नेट फोर्स का जेड कंपोनेंट भी जीरो होगा। ऐसा हमेशा होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जैसे मान लो एक डायग्राम मैं बनाऊं, ये डायग्राम ना नहीं भी तो मैं 10 बार तो जरूर बनाऊंगा जब तक मैं अनिलम पढ़ाऊंगा आपको। इसमें रख दो एक डब्बा, सरफेस के ऊपर रख दो एक डब्बा, मेरा प्यारा डब्बा, ये। अब ये जो डब्बा है, डब्बे का मास है सपोज m, और इस m मास के डब्बे को हमने क्या कर दिया, सरफेस पे रख दिया। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो इस डायरेक्शन में, ये मान लो अगर ये x एक्सिस है और इसका परपेंडिकुलर अगर मैं y एक्सिस मान लो, तो पार्टिकल ना ही x एक्सिस के अलोंग चल रहा है, पार्टिकल x एक्सिस के अलोंग नहीं चल रहा, मतलब नेट फोर्स अलोंग x एक्सिस भी क्या है, जीरो है, और कोई डिस्प्लेसमेंट की टेंडेंसी y डायरेक्शन में भी नहीं है, तो नेट फोर्स अलोंग y एक्सिस भी क्या है, जीरो है। ठीक है, अच्छा मान लो अगर इधर मैं बोलता हूँ कि ये z एक्सिस होता, अगर इधर इधर ऐसा, तो z के अलोंग भी क्या है, नेट फोर्स अपने को जीरो दिख रहा है। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है, देखो इक्विलिब्रियम, अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो ये चीज तो कंफर्म है कि नेट फोर्स का वैल्यू जीरो होना चाहिए। नेट फोर्स जीरो है मतलब एक्स कंपोनेंट भी जीरो है, वाई कंपोनेंट भी जीरो है और जेड कंपोनेंट भी जीरो है। कभी कभी क्या होगा ना, कभी कभी आप ऐसा देखोगे कि किसी एक डायरेक्शन के अलोंग नेट फोर्स जीरो हुआ है, लेकिन किसी और डायरेक्शन के अलोंग नेट फोर्स हो सकता है। जैसे अगर हमने मान लो इसी वाले क्वेश्चन पे ऐसे फोर्स अप्लाई कर दिया होता है 10 न्यूटन का, तो अगर आप देखोगे तो यहां पर नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस इस बार जीरो नहीं है, लेकिन नेट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस यहां पर भी जीरो है और नेट फोर्स अलोंग जेड एक्सिस यहां पर भी जीरो है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि इस बार पार्टिकल का जो इक्विलिब्रियम है वो सिर्फ एक्स एक्सिस, सॉरी वो सिर्फ वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग है। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग अपने को एक नेट फोर्स दिख रहा है। तो सीधा सा इक्विलिब्रियम का मतलब क्या समझना है कि अगर किसी भी पार्टिकल पर नेट फोर्स लग रहा है, मतलब वो जो पार्टिकल है वो क्या है, इक्विलिब्रियम में नहीं है। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम में होने का मतलब है कि उस पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, एक्स के अलोंग से भी, वाई के अलोंग भी और जेड के अलोंग भी, किसी भी एक डायरेक्शन में अगर उसके पास एक्सेलरेशन, मतलब वो इक्विलिब्रियम में नहीं है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर एक्सिस में वो इक्विलिब्रियम में आ सकता है, जैसे इस वाले केस में वाई और जेड में इक्विलिब्रियम में आ रहा है, लेकिन एक्स के अलोंग इक्विलिब्रियम नहीं है। तो जब आप ओवरऑल बोलोगे ना, तो आप ओवरऑल नहीं बोल सकते कि पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम। हाँ, लेकिन आप ये जरूर बोल सकते हो कि द पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम अलोंग एक्स एक्सिस और द पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम अलोंग जेड एक्सिस, आप ये जरूर बोल सकते हो। बात समझ में आया क्या? बिल्कुल सर जी। तो ये हो गया इक्विलिब्रियम का कहानी। अब इक्विलिब्रियम पे अपने को क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। सीधा सा कंसेप्ट है, अगर पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है तो जितना फोर्स ऊपर लगेगा उतना ही फोर्स नीचे लगना चाहिए, मतलब जितना फोर्स वाई डायरेक्शन में ऊपर लगेगा उतना ही फोर्स वाई डायरेक्शन में नीचे लगना चाहिए। जितना फोर्स दाएं, मतलब जितना फोर्स लेफ्ट के साइड में लगेगा उतना ही फोर्स राइट के साइड में भी लगना चाहिए। अगर ऐसा कोई कंडीशन मैच हो जाए कि ऊपर का फोर्स इज इक्वल टू नीचे का फोर्स, लेफ्ट साइड का फोर्स इज इक्वल टू राइट साइड का फोर्स, तो हम क्या बोलेंगे, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। क्यों? क्योंकि जितना ऊपर खींच रहे हो उतना नीचे भी खींच रहे हो, जितना लेफ्ट में खींच रहे हो उतना राइट भी खींच रहे हो, तो सिस्टम पे एक्टिंग जो नेट फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस मैं सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है, फिर आपको ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। ओए, मैं डायग्राम बना लेता हूँ फिर स्क्रीन स्टार्ट करता हूँ। देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि इफ 30 kg ब्लॉक, ये जो 30 kg का ब्लॉक है, इज इन इक्विलिब्रियम, फाइंड द टेंशन इन थ्रेड ए एंड बी। एक थ्रेड है ए, एक थ्रेड है बी, इसको हमने क्या किया, ऐसे वॉल से बांध के रख दिया है, थ्रेड ए को भी और थ्रेड बी को भी, और इन दोनों को हमने क्या कर दिया, एक ब्लॉक से बांध के रख दिया है। अब ए और बी वाले ब्लॉक में, सॉरी ए और बी वाले थ्रेड में क्या टेंशन होगा। अब थ्रेड के बारे में कुछ नहीं मेंशन, मतलब थ्रेड इज आइडेंटिकल, थ्रेड मासलेस है, थ्रेड के पास कोई मास नहीं है, थ्रेड इनएक्सटेंसिबल है, ये सब अपने को कंसीडर करके रखना है। अच्छा, अब ये बोला गया है कि 30 kg ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि ये जो 30 kg वाला ब्लॉक है वो ना ही ऊपर जा रहा है ना ही वो नीचे जा रहा है। बिल्कुल सर, समझ में आ रहा है। अब अगर 30 kg वाला ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है तो यहां पर क्या होगा, ये जो 30 kg का फोर्स है, जैसे यहां पर देखो, ये अगर 30 kg वाले ब्लॉक में मैं टेंशन बनाना स्टार्ट करूं, 30 kg वाले ब्लॉक का अगर मैं एबीडी बनाना स्टार्ट करूं, सॉरी, तो वो क्या हो जाए, 30 kg अगर इसका वेट है
सॉरी 30 केजी अगर इसका मास है तो इसका वेट हो जाएगा 300 न्यूटन का। तो सबसे पहला फोर्स तो आप दिखा दो 300 न्यूटन का इसका वेट। फिर इसको हमने धागे से कनेक्ट करके रखा है। अब हम क्या जानते हैं, जब भी धागे में इलोंगेट करने की टेंडेंसी होती है तो धागे में टेंशन जनरेट होता है। तो यहाँ पर जो टेंशन जनरेट होगा, धागे का नाम सी है तो मान लेते हैं टीसी नाम का टेंशन है, ठीक है। जितना टेंशन यहाँ पर है उतना ही टेंशन यहाँ पर भी होगा। डायरेक्शन का ध्यान रखेंगे, डायरेक्शन हमेशा अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट दिखाना है। जैसे इस वाले पॉइंट पर टेंशन का डायरेक्शन मैंने अवे फ्रॉम द ब्लॉक 30, इस वाले पॉइंट पर टेंशन का डायरेक्शन अवे फ्रॉम द पॉइंट टीसी, इस तरह से मैंने दिखाया। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, इफ 30 kg block is in equilibrium, if 30 kg block 30 kg block is in इक्विलिब्रियम, अगर 30 kg का ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है, अब देखो राइट ये एक्स एक्सिस के अलोंग तो कोई फोर्स नहीं लग रहा 30 kg वाले ब्लॉक में, जो भी फोर्स लग रहा है वो वर्टिकल डायरेक्शन में ही है। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, जितना फोर्स ऊपर के साइड में होगा उतना ही फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी होना चाहिए। बिल्कुल, तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि दैट इंप्लाइज ऊपर के साइड का जो फोर्स है, सिर्फ 30 kg वाले ब्लॉक को देख रहे हैं, ऊपर के साइड का जो फोर्स है वो टेंशन है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसका वेट लग रहा है, इसके अलावा और कोई फोर्स है नहीं। इसका मतलब एक बात तो कंफर्म हो गया कि सी वाला जो स्ट्रिंग है उसमें जो टेंशन है उसका वैल्यू कितना है, 300 न्यूटन। टेंशन सी वाले पॉइंट पर कितना है, सी वाले स्ट्रिंग पर कितना है, 300 न्यूटन का। अच्छा, अब अगर ये कहीं नहीं मूव कर रहा, अगर ये कहीं नहीं मूव कर रहा, मतलब अगर ये स्टेशनरी है तो इससे कनेक्टेड ये जो पॉइंट होगा वो भी स्टेशनरी है क्या? मान लो ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ओ भी तो इक्विलिब्रियम में हुआ ना। अगर इफ दिस 30 kg ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम तो इससे कनेक्टेड जो पॉइंट ओ है, पॉइंट ओ भी तो इक्विलिब्रियम में है। हाँ सर, बिल्कुल। अगर पॉइंट ओ इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब लेफ्ट के साइड का फोर्स विल बी इक्वल टू राइट के साइड का फोर्स, फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन विल बी इक्वल टू फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो हम क्या करते हैं, एक्सिस बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि एक्सिस बना लोगे तो आप फोर्सेस को रिजॉल्व कर पाओगे। इस तरह से मैंने क्या कर दिया, एक्सिस बना दिया है। अब अगर कोई फोर्स एक्सिस के अलोंग है तो उसको रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर कोई फोर्स एक्सिस से कुछ एंगल पर इंक्लाइंड होगा तो आपको उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। अब देखिए, अगर मैं बात करूं पॉइंट ए, ये धागे ए के, तो धागा ए पॉइंट ओ को क्या करेगा, इधर खींचेगा, मान लो टेंशन टी ए से, और वही टेंशन इधर वॉल को खींचेगा टेंशन ए से। बात समझ में आया है? बिल्कुल सर। अच्छा, फिर जब ये पॉइंट को देखोगे तो इस पॉइंट में क्या हो गया, टीबी टेंशन जो है वो पॉइंट ओ को ऊपर खींच रहा है, और ये जो टीबी टेंशन है वो वॉल को क्या करेगा, अंदर खींचेगा, इस तरह से हमेशा अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। और अगर धागा इनएक्सटेंसिबल है, मासलेस है, तो टेंशन का वैल्यू क्या करना है, अपने को यूनिफॉर्म रखना है हर पॉइंट पे। और क्या है, इधर एक टीसी टेंशन भी है क्या, इधर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक टीसी टेंशन भी है। तो अगर आप देखोगे तो तीन फोर्सेस है, पॉइंट ओ पर तीन फोर्सेस लग रहे हैं, एक टीए, एक टीबी, एक टीसी, ये तीन फोर्सेस लग रहे हैं। और इन तीन फोर्सेस के कारण ही क्या होगा, इक्विलिब्रियम आया होगा। तो अगर मैं बात करूं कि फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ पॉइंट ओ, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ पॉइंट ओ, हम क्या करने वाले हैं, पॉइंट ओ के इक्विलिब्रियम के बारे में बात करने वाले हैं। अगर पॉइंट ओ का इक्विलिब्रियम आप देखोगे तो टीए, टीसी और टीबी, इन सब का जो रिजल्टेंट है वो मिला के जीरो होना चाहिए क्या? ऐसे इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन वेक्टर्स में भी आए थे। तो हम क्या बोलते थे कि किसी दो का रिजल्टेंट अगर तीसरे के मैग्नीट्यूड के इक्वल ऑपोजिट हो जाएगा तो हम क्या करते थे, वहां पर नेट फोर्स जीरो बोल देते थे क्या, और सिस्टम को बोल देते थे सिस्टम इक्विलिब्रियम में। वैसा ही कुछ यहाँ पर भी होगा। अब देखो, टीए जो फोर्स है और टीसी जो फोर्स है, अगर इन दोनों का रिजल्टेंट टीबी के इक्वल हो जाए और जस्ट ऑपोजिट हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, इसको कैंसिल आउट कर देगा ना, तो नेट फोर्स का इफेक्ट जीरो हो जाएगा। अच्छा, या मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूँ कि जितना फोर्स ऊपर के साइड में है उतना ही फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाए, जितना फोर्स लेफ्ट साइड में है उतना ही फोर्स राइट साइड में आ जाए, तो काम बन जाएगा। अच्छा, अब उसके लिए ना अपने को टीबी फोर्स को रिजॉल्व करना पड़ेगा। ये जो टीबी फोर्स है इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो एक्सिस से कुछ एंगल पर इंक्लाइंड है। अगर ये एंगल 37 है तो ये एंगल भी कितना होगा, 37 होगा। अब जिसके साथ एंगल बनता है वहां चला जाता है कॉस कंपोनेंट, तो यहां पर आ जाएगा टीबी का कॉस कंपोनेंट कॉस 37, और ऊपर में आ जाएगा टीबी का साइन कंपोनेंट टीबी साइन 37, लिख सकते हैं ना।
तो टीबी कॉस 37 राइट साइड आ गया और टीबी साइन 37 अप साइड में आ गया। अब अगर पॉइंट ओ इक्विलिब्रियम में है तो जितना फोर्स ऊपर है उतना ही फोर्स नीचे भी होना चाहिए। इसका मतलब एक स्टेटमेंट। अच्छा, और एक चीज, जब भी y डायरेक्शन के फोर्सेस को लिखेंगे तो x डायरेक्शन के फोर्सेस को कंसीडर नहीं करने वाले, ठीक है। तो यहां पर हम लिखते हैं टीबी साइन 37, टीबी साइन 37 इज इक्वल टू टीसी, लिख सकते हैं ना। टीबी साइन 37 टीसी के इक्वल है, और टीसी का वैल्यू क्वेश्चन में हमने अभी फाइंड करके देखा था, वो 300 न्यूटन के इक्वल था, बिल्कुल सही। अब टीबी साइन 37, सर साइन 37 का वैल्यू तो मेरे को पता है सर, कैसे? क्योंकि मेरे को सर ने एक ट्राइंगल बता दिया है आपने, 37 के सामने 3, इधर 4 और इधर 5, तो साइन 37 कितना है? साइन 37 हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 5। तो यहां पर लिख देंगे टीबी 3 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू टीसी। टीसी का वैल्यू कितना है? 300। सी पॉइंट का जो टेंशन है वो 300 का है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। जब आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे, 3 वन टाइम हो जाएगा, ये हो जाएगा 100। तो टीबी का वैल्यू जो है वो आ रहा है 500 न्यूटन का। टीबी का वैल्यू कितना आ गया? 500 न्यूटन का हमारे पास टीबी का वैल्यू आ गया। अब बहुत सही सर, टीबी का वैल्यू आपने ढूंढ लिया। अच्छा, ये तो मैंने इक्विलिब्रियम देखा अलोंग वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग भी तो इक्विलिब्रियम है ना। अगर एक्स एक्सिस के अलोंग बात करें, अलोंग एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस के अलोंग बात करें, अलोंग एक्स एक्सिस, तो देखो इक्वेशन कैसे लिखेंगे। लेफ्ट के साइड में फोर्स है टीए, लेफ्ट के साइड में फोर्स है टीए, और राइट के साइड में फोर्स है टीबी कॉस 37, बिल्कुल सही। तो टी ए इक्वल्स टू टीबी, टीबी का वैल्यू अभी देखा था, टीबी का वैल्यू कितना आया था? 500 का आया था। कॉस 37, ये डायग्राम अगर देखोगे तो कॉस 37 इज 4/5। इसको जब आप सॉल्व करोगे ना, ये मैंने कैलकुलेशन सही किया ना? हाँ बिल्कुल सही किया है भाई साहब, बिल्कुल सही किया है। तू तो साड़ी कैर नहीं करता, शायद सही किया यार, सही तो लग रहा है। टीबी का वैल्यू फाइंड किया ना आपने? टीसी तो डाउन, हाँ टीबी ठीक सही है, 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 100। तो टी ए का वैल्यू कितना आ जाएगा? 400 न्यूटन का। इसका मतलब जो ए धागा था, ए धागे में टेंशन इज ऑफ 400 न्यूटन, और जो कौन सा धागा है, और जो टीबी, हाँ टीबी धागा है, टीबी धागा में जो टेंशन है वो कितना था? 500 न्यूटन का है। तो ये हमारा आंसर है। अब मैंने तुमको ये बोला ना कि पहले दो का रिजल्टेंट तीसरे की इक्वल ऑपोजिट और इक्वल ऑपोजिट होना चाहिए। देखो टीए का वैल्यू आया है 400 का और टीसी 300 है, ये 400 है, ये 300 है। जब भी वेक्टर्स 90 डिग्री पर होते हैं तो उनका रिजल्टेंट कैसे फाइंड करते हैं? रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा ना। तो 400 और 300 का जब आप रिजल्टेंट कैलकुलेट करोगे तो वो 500 आ जाएगा। तो जितना 500 ऊपर उतना ही 500 नीचे आया। सिंप्लीफाई करोगे, सॉल्व करोगे, वो आंसर होगा। ये हो गया तरीका नंबर 1। नंबर 1 तरीका, बड़ा तरीका, बेसिक तरीका। इसमें एक और तरीका सिखाएंगे, लामीज थ्योरम, आसान तरीका, जल्दी वाला तरीका। तो आसान तरीके के लिए क्या करते हैं, मैं थोड़ा स्क्रीन खाली करता हूं फिर आपको बताता हूं। ये अब क्या करेंगे, तरीका नंबर 2 देखते हैं। सेम क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका नंबर 2। तरीका नंबर 2 जो है वो आसान तरीका है, लेकिन वो याद रखना पड़ेगा थोड़ा। अब क्या है ना, सेकंड तरीका इज लामीज थ्योरम। अब लामीज थ्योरम जो है ना, कहां से आया, कैसे आया, किसने लाया, इसके बारे में नहीं सोचेंगे। लामीज, अब ये लामीज नाम है तो लमीज थ्योरम, लामीज थ्योरम इसी के नाम पे होगा भाई साहब, इन्होंने ही दिया होगा। इसमें बस याद क्या रखना है, इसमें याद रखना है F1 अपॉन, एक डायग्राम बना लो, F1 ये थ्योरम के साथ में लिख लेना, F1 F2 F3, अल्फा बीटा और गामा, ये डायग्राम बना लेना। और डायग्राम के बाद लिख लेना F1 अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू F3 अपॉन साइन गामा। ये लिख लेना अपने को। अब ये है क्या सर, ये याद रख लेना है, और ये है क्या, कैसे अप्लाई करना है वो बताते हैं। तो जब भी आपके पास क्वेश्चन आए और ये बोला जाए कि 3 फोर्सेस हैं और तीनों फोर्सेस ने मिला के इक्विलिब्रियम क्रिएट किया हुआ है,
ध्यान से समझेंगे कंडीशन कब ये लामीज थ्योरम यूज कर सकते हैं। सिर्फ 3 फोर्सेस होंगे, जब सिर्फ 3 फोर्सेस है तभी आप ये यूज कर सकते हो। 2 में भी नहीं लगाना है, 10 में भी नहीं लगाना, 3 के लिए ही वैलिड है सिर्फ, और मोस्ट ऑफ द टाइम 3 ही आते हैं, इसलिए हम 3 पे ही बात करेंगे। तो ये लामीज थ्योरम क्या बोलता है कि अगर 3 फोर्सेस है F1 F2 और F3 और तीनों का जो रिजल्टेंट है वो बोला गया है वो 0 है, या ऐसा समझ लो कि ये तीनों फोर्सेस ने मिलकर अगर इक्विलिब्रियम क्रिएट किया हुआ है तो F1 अपॉन साइन अल्फा, अब अल्फा कौन सा एंगल है, तो F1 को छोड़ के बाकी दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल F1 अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 अपॉन बीटा, बीटा कौन सा एंगल है, तो F2 को छोड़ के बाकी दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल इज इक्वल टू F3 अपॉन साइन गामा, गामा कौन सा एंगल है, तो बाकी दोनों को छोड़ के बाकी दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल। बात समझ में आ रहा है। तो लामीज थ्योरम ये तो याद रखना ही है, लामीज थ्योरम का ये इक्वेशन तो याद रखना ही है, F1 अपॉन साइन अल्फा इक्वल्स टू F2 अपॉन साइन बीटा इक्वल्स टू F3 अपॉन साइन गामा, ये तो याद रखना ही है। साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि लामीज थ्योरम कब यूज कर सकते हैं। क्या याद नहीं रखना है कि कहां से आया, किसने लाया, किसने दिया, ये सब नहीं अपने काम का है। ये सब बीटेक में अगर पता नहीं, अगर खुदा ने चाहा बीटेक में अगर तुम्हारा हुआ, बीटेक में तुम तो मेडिकल वाले हो, अगर बीटेक में हुआ कभी कभार, शायद पता नहीं मेडिकल में पढ़ाते कि नहीं पढ़ाते मेरे को तो नहीं पता, लेकिन बीटेक वालों को तो हम लोग तो पढ़ाया गया था। तो अगर खुदा ने चाहा तो आप शायद ये इसका सोर्स पढ़ लोगे। वैसे मैथ्स वाले स्टूडेंट भी पढ़ते हैं 12th में, लेकिन इतना अपने काम का नहीं है। अपने को तो बस ये फॉर्मूला याद रखना है, अपने को तो बस ये फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या है, F1 अपॉन साइन अल्फा इक्वल्स टू F2 अपॉन साइन बीटा इक्वल्स टू F3 अपॉन साइन गामा, ये फॉर्मूला है। अब इसके साथ ही साथ ये हमेशा याद रखना कि ये लामीज थ्योरम तभी लगा सकते हैं जब 3 फोर्सेस मिलके इक्विलिब्रियम क्रिएट कर रहे हैं। जब 3 फोर्सेस मिलके इक्विलिब्रियम क्रिएट कर रहे हैं तभी हम क्या कर सकते हैं, लामीज थ्योरम लगा सकते हैं। अगर 3 फोर्सेस मिलके इक्विलिब्रियम नहीं लाएंगे तो लामीज थ्योरम भी नहीं लगा पाएंगे। बात समझ में आ रहा है। 3 से कम फोर्सेस में भी नहीं लगा पाएंगे, 3 से ज्यादा फोर्सेस में भी नहीं लगा पाएंगे, सिर्फ 3 ही फोर्सेस हैं और इक्विलिब्रियम हो रहा है तभी ये क्या कर सकते हैं, लामीज थ्योरम लगा पाएंगे। इसको नोट करके लिखना है कि कब लामीज थ्योरम यूज कर सकते हैं। अगर नहीं नोट करके लिखोगे तो फिर मुश्किल में फंस जाओगे। अब देखो, जो क्वेश्चन हमें बोला गया है, जो क्वेश्चन हमें बोला गया है उस क्वेश्चन में अगर देखोगे तो 3 ही फोर्सेस हैं। देखो ये इसका वैल्यू मेरे को पता चल गया था, इसका वैल्यू कितना था, 300 न्यूटन का था। टीसी का वैल्यू कितना है, 300 न्यूटन का। यहां पर टेंशन कितना है, टी ए, यहां पर टेंशन कितना है, टी बी। ठीक है। अच्छा मैं अगर एक्सेस बना दूं वापस से, ये हवाएं जुल्फों में तेरी, ये अगर मैं एक्सेस बना दूं वापस से तो देखो ये एंगल कितना है, 37 डिग्री जेड का फॉर्मेशन हो रहा है। इसका मतलब ये एंगल भी कितना होगा, 37 डिग्री का होगा। ये 37 डिग्री, ये 37 डिग्री। ठीक है। 3 फोर्सेस हैं और इक्विलिब्रियम है, ये भी पता है, तो लामीज थ्योरम तो लगा सकते हैं। अब लामीज थ्योरम नहीं लगा रहे थे तो अच्छा खासा कैलकुलेशन करके हमें आंसर आया था, लेकिन अगर लामीज थ्योरम लगा लोगे ना तो आप बहुत ही इजी आंसर फाइंड कर लो। देखो कैसे, अगर मैं लिखना स्टार्ट करूं तो लिख रहा हूं, देखो टेंशन एट पॉइंट बी, टेंशन एट पॉइंट बी और बाकी दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल, तो बाकी दोनों फोर्सेस अभी परपेंडिकुलर है क्या, तो यहां पर लिख दो साइन ऑफ 90। बिल्कुल सर, बहुत सही लगा ये तो। इक्वल्स टू टी ए, टी ए डिवाइडेड बाई बाकी दोनों के बीच का एंगल, ये है 90 डिग्री का और इसमें 37 और है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 90 प्लस 37 हुआ क्या। बिल्कुल सर सही है, सही लिख रहे हो सर, आप तो सर सही लिख रहे हो, सही लिख रहे हो सर, आगे जाओ, सही लिख रहे हो। सी पॉइंट का टेंशन अगर देखेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अच्छा ये इतना एंगल अगर 37 है तो ये बचा हुआ एंगल जो होगा वो 180 माइनस 37 है क्या, हाँ सर बिल्कुल सही लग रहा है। तो साइन 180 माइनस 37। अब आज के ही दिन के लिए ना, आज के दिन के लिए ही तुमको ट्रिग्नोमेट्री में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स में वैल्यूज फाइंड आउट करना सिखाया था। जैसे टी बी का वैल्यू मेरे को नहीं पता, टी बी साइन 90 का वैल्यू पता है भाई साहब 1। अब जिसको नहीं याद है ना, जिसको अभी भी साइन 90 का वैल्यू नहीं याद है, वो क्या करेंगे, कुछ तो करेंगे, क्या करेंगे मेरे से मत पूछ लेंगे, कुछ तो करेंगे वो। टी बी डिवाइडेड बाई 1, टी ए साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है। 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकंड क्वाड्रेंट पे साइन पॉजिटिव होता है और अगर यहाँ पर 90 है तो ये कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बेसिक मैथमेटिक्स वाले लेक्चर में सिखाया था ये सब। नहीं आता है तो बहुत सी बात है, सही ट्रैक पे जा रहे हो एकदम, नहीं आता है तो। टीसी, टीसी का वैल्यू इन्होंने कितना दिया अपने को, बोला कि 300 मीटर में टीसी मिल जाएगी भाई साहब।
टीसी का वैल्यू कितना है 300 न्यूटन का है। साइन 180 माइनस थीटा भी साइन थीटा होता है, साइन 180 माइनस थीटा भी क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो ये हो जाएगा साइन 37। बिल्कुल। अब अगर मैं पहले दो को इक्वेट करूं ना, टीबी पहले दो को अगर मैं इक्वेट करूं तो 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, 300 डिवाइडेड बाई साइन 37 लिख सकते हैं सर। बिल्कुल। इसका मतलब टीबी का वैल्यू हो जाएगा 300, साइन 37 कितना होता है 3 डिवाइडेड बाई 5, 100 न्यूटन के बराबर आ जाएगा क्या? यही आया था ना पहला आंसर, बिल्कुल सही। और अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करूं तो टी ए cos 37 होता है 4 अपॉन 5 इज इक्वल टू 300, साइन 37 था 3 अपॉन 5, ये 5 से ये 5 गायब कर लो, 3 एक बार लिख लो, ये 100 कर दो। इसका मतलब टेंशन एट पॉइंट ए कितना आ जाएगा 400 न्यूटन का आ जाएगा। यही तो आंसर आए थे सर पहले। अब देखो लामीस थ्योरम बहुत ही आसान है, ये तो मैंने तुमको समझाया है, अभी समझा के सॉल्व किया इसलिए इतना टाइम लगा। तुम अगर देखोगे तो लामीस थ्योरम बहुत ही आसान है। अगर तुमको ये सब ढूंढना आता है, अगर तुमको एंगल में कोई कंफ्यूजन नहीं है, एंगल ढूंढना आता है, साइन में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के वाले कैसे लिखते हैं, तब आप लामीस थ्योरम यूज करो। नहीं आता है तो बेसिक मेथड है, बेसिक मेथड से यूज करो। क्या होगा एग्जाम में 45 क्वेश्चन में अगर 20 ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, सॉल्व तो करके आएंगे ना 20, ठीक है। तो अगर ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो तो ये जो छोटे छोटे ट्रिक्स हैं, ठीक है। अब इसी को ना कुछ टीचर क्या करते हैं, जादुई ट्रिक्स और ये वो करके बताते हैं, भाई साहब ये मैथ्स है, कोई ट्रिक नहीं है भाई साहब ये, ठीक है। कभी ऐसा मत सोचना कि कोई जादू किया किसी ने ट्रिक बना दिया है, ट्रिक कुछ नहीं होता भाई साहब, मैथ्स होता है। मैथ्स को ही कम बेसी करके वो खेल खाल के बता देते हैं कि हाँ ये ट्रिक आ गया। और बच्चे भी, और यूट्यूब में तो भर भर के आजकल टीचर्स हैं, सॉल्व 30 क्वेश्चन, सॉल्व 45 क्वेश्चन एंड ये वो, वेरी नाइस, वेरी नाइस, अलग लेवल का वो काट रहे हैं, वेरी नाइस। मैं किसी को गलत और सही नहीं बोल रहा, लेकिन है कुछ लोग हैं, है तो है। दुकान चलनी चाहिए, जैसे चले, सही बोल के चले, झूठ बोल के चले, दुकान चलनी चाहिए। तो ये हो गया क्वेश्चन। अब एक ना इसमें और क्वेश्चन में बता देता, मैं सॉल्व नहीं करूंगा, एक और क्वेश्चन बता दूंगा बस, लेकिन सॉल्व नहीं करने वाला, एक क्वेश्चन काफी था सॉल्व करने के लिए। देखो ये क्वेश्चन है, इसमें क्या बोल रहे हैं कि इस वाले पॉइंट पे यहां पर एक टेंशन लगाया है 100 न्यूटन का, मतलब यहां पर एक फोर्स मैंने लगाया 100 न्यूटन, और यहां पर एक फोर्स लगा दिया हमने 150 न्यूटन का, ठीक है। ये धागे का नाम है बी। यहां पर 150 न्यूटन का फोर्स है, यहां पर 100 न्यूटन का फोर्स है, और ये बोला गया है इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, इफ द सिस्टम is in equilibrium then find the tension in each of the threads। मतलब ये जो A C B ये जो threads हैं, इनमें क्या करना है, टेंशन का वैल्यू अपने को ढूंढना है। बिल्कुल सही। अब देखो कैसे ढूंढेंगे, हम क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे इस पॉइंट से। अगर ये इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब क्या होगा, TA और ये TC, ठीक है। अच्छा नहीं, यहां से नहीं स्टार्ट करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। इस वाले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। देखो इस वाले पॉइंट पर अपने को टेंशन एट पॉइंट डी पता है, टीडी का वैल्यू पता है, टेंशन एट डी पता है। यहां पर ये धागे से कनेक्टेड है, यहां पर मान लो टेंशन हो जाएगा टीई, और यहां पर ये क्या हो जाएगा, टेंशन टीबी। बिल्कुल सर पता है। अब अगर इस वाले पॉइंट के लिए मान लो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है पी, पॉइंट पी में अगर देखोगे तो तीन फोर्सेस है, और तीनों फोर्सेस ने मिलकर क्या किया है, इक्विलिब्रियम क्रिएट किया है। अगर तीन फोर्सेस मिलकर इक्विलिब्रियम क्रिएट करते हैं तो लामीस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं ना, टीई डिवाइडेड बाय बाकी दोनों के बीच का एंगल। देखो ये 45 है, ये 90 है, तो ये भी 45 होगा, ये 37 है तो ये 53 होगा। अगर मैं टीई लिखूं तो ये मेरे पास कितना आ रहा है, ये इतना आ रहा है 53, और ये आ रहा है 90, तो यहाँ पे टी डिवाइडेड बाई साइन 90 प्लस 53 लिख सकते हैं, इक्वल्स टू टी डी टेंशन एट पॉइंट डी, इसका वैल्यू पता है अपने को 150 है, और ऑपोजिट दोनों एंगल कितना हो जाएगा, देखो ये मेरे पास हो गया 53, ये मेरे पास हो गया 45, तो 53 और 45, तो ये बचा हुआ एंगल हम लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल सर लिख सकते हैं। तो बचा हुआ एंगल क्या लिखेंगे, बचा हुआ एंगल, लेकिन ना यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड एंगल चला जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड एंगल चला जाएगा, जैसे यहाँ पर ये हो जाएगा साइन 180 माइनस 53 प्लस 45। अब ये बहुत ही बेकार सा वैल्यू आ जाएगा, तो ये लामीस थ्योरम से करोगे ना तो फंस जाओगे इसमें।
लैमिस थ्योरम से इसको सॉल्व करने बैठोगे तो फंस जाओगे, तो लैमिस थ्योरम से इसको मत करना, क्योंकि ये बहुत ही भयंकर वैल्यू आ रहा है, ये वैल्यू सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। मैथ्स वाले स्टूडेंट अगर होंगे तो वो कर सकते हैं, अगर कोई मैथ्स वाला स्टूडेंट भी है तो, लेकिन बायो वाले स्टूडेंट आप इसको छोड़ देना, लैमिस थ्योरम से मत करना। आप क्या करना, टीई को रिजॉल्व करना, ये जो टीई है ना, टी को जब रिजॉल्व करोगे तो टी का एक कंपोनेंट इधर आएगा और टी का एक कंपोनेंट इधर आएगा, बिल्कुल सर जी। जब आप टीबी को रिजॉल्व करोगे, टीबी को रिजॉल्व करोगे तो टीबी का एक कंपोनेंट इधर आएगा, टीबी का एक कंपोनेंट इधर आएगा। अब टीबी का जो ये कंपोनेंट है और टीई का जो ये कंपोनेंट है, दोनों इक्वल ऑपोजिट होंगे ना, तभी तो ये पॉइंट इक्विलिब्रियम में होगा। तो टीबी और टी का एक रिलेशन मिल जाएगा यहाँ से। फिर यहाँ पर टीबी का भी कंपोनेंट है, टी का भी कंपोनेंट है जो 150 के इक्वल है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो टीबी और टी का वैल्यू मिल जाएगा। फिर उसी तरह यहाँ पर भी, अब यहाँ पर देखोगे तो 4 फोर्सेस है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे तो लैमिस थ्योरम यूज करने का सेंस ही नहीं है, तो यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, रिजॉल्व करके सॉल्व करना पड़ेगा। खुद से ट्राई करना है, नहीं बनेगा तो पूछ सकते हो, लेकिन खुद से ट्राई करना। एक बात हमेशा याद रखो, जितने क्वेश्चंस आप खुद से सॉल्व करोगे वही आपको हेल्प करने वाला है। मैं 1000 क्वेश्चन भी सॉल्व करके आपको दे दूं ना, पूरा पूरा बुक छपा के दे दूं आपको, कोई काम का नहीं है। मैं अगर 1000 क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको पीडीएफ के फॉर्म में भेज दूंगा तो वो कोई काम का नहीं है। काम का वो है जो 10 क्वेश्चन आप खुद से लगाओगे। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि मैं क्वेश्चंस आपको बस बता सकता हूँ कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं, प्रैक्टिस तो आपको करना है भाई साहब और बहनों, ठीक है। अगर आप नहीं करोगे प्रैक्टिस तो यू आर इन सीवियर डेंजर, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन हो गए। अब हम क्या करते हैं, पुली टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो फिर से स्क्रीन पॉज करेंगे, इसको इरेज करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। देखो स्टार्ट करते हैं। अब क्या करेंगे ना, पुली वाले क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। पुली वाले, ये जो पुली वाला अरेंजमेंट होता है ना, पुली ब्लॉक अरेंजमेंट, इसको एटवर्ड मशीन बोलते हैं, ऐसा भारी भरकम नाम है, एटवर्ड मशीन। अब ये जो पुली है, ये पुली अभी क्या है, आइडियल है। अभी के टाइम पर ये जो पुली होगा ना, ये पुली होगा आइडियल, आइडियल पुली है, मतलब पुली का कोई मास नहीं है, पुली में कोई फ्रिक्शन नहीं है एंड सो ऑन, ठीक है। अब यहाँ पर ना पुली के ऊपर से मैंने एक रोप पास कर दिया, एक स्ट्रिंग पास कर दिया, एक जैसा ही स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग भी मासलेस है, स्ट्रिंग में भी कोई मास नहीं है। अब रोप के दोनों एंड से एक जगह मास m2 अटैच कर दिया, एक जगह से m1 अटैच कर दिया, और लेट m2 इज ग्रेटर देन m1, ठीक है। मैं क्या करता हूँ ना, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ सबका, मैं सबका बनाऊंगा और इसी में यही पे बना लूंगा, मैं अलग से डायग्राम नहीं बनाने वाला। m2 में अगर सबसे पहला फोर्स दिखाएंगे तो उसका वेट दिखाएंगे m2 जी। m1 में सबसे पहला फोर्स दिखाएंगे तो उसका वेट दिखाएंगे m1 जी। फिर दिखाएंगे धागे का टेंशन, अगर m2 वाले में धागे का टेंशन दिखाना है तो t मान लेते हैं, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। वही टेंशन जब यहां पर दिखाएंगे तो अवे फ्रॉम द पुली दिखा देंगे, लेकिन वैल्यू अभी भी t रहेगा। वही टेंशन जब इधर दिखाओगे तो वो अवे फ्रॉम द पुली, लेकिन अभी भी t रहेगा। m1 में अभी भी वो क्या रहेगा, t रहेगा। इस तरह से हमने क्या कर दिया, फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया, ठीक है। अच्छा, अब ये जो धागा है, आइडियल धागा है, इनएक्सटेंसिबल धागा है, मतलब धागे का लेंथ चेंज नहीं हो सकता। अगर धागे का लेंथ चेंज नहीं हो सकता, इसका मतलब किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जितना ये नीचे गिरेगा उतना ये ऊपर चढ़ेगा क्या, ठीक है। अभी नीचे गिरना ऊपर चढ़ना शेयर मार्केट में खूब चलता है आजकल, मतलब हर्षद मेहता, कौन है ये, बड़ा फेमस हो गया है, और उसका जो बैकग्राउंड स्कोर है वो तो अलग ही लेवल का है। तो ये M2 जो ब्लॉक है, ये M2 ब्लॉक क्या करेगा, नीचे गिरेगा, और ये जो M1 ब्लॉक है वो ऊपर चढ़ेगा। अब M2 ब्लॉक जितना नीचे गिरेगा M1 ब्लॉक उतना ही ऊपर चढ़ेगा। सर कैसे बोल सकते हो ये, क्योंकि धागे का लेंथ नहीं बदलेगा भाई साहब, धागे का जो लेंथ है वो इनएक्सटेंसिबल धागा है, धागे का लेंथ चेंज नहीं हो सकता। मतलब अगर ये किसी टाइम पर 10 सेंटीमीटर नीचे गया तो इसको 10 सेंटीमीटर ऊपर जाना है। इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जितना इसका नीचे की तरफ वेलोसिटी होगा उतना ही ऊपर के डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी होगा। और अगर वेलोसिटी के साथ ये कहानी है तो एक्सेलरेशन के साथ ही बोल सकते हैं। तो क्या बोल सकते हैं कि किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर इसका जो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है वही इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन होगा। बिल्कुल सर बोला जा सकता है, बात समझ में आ रहा है। अच्छा, अब अपने को क्या करना है, m1 और m2 का एक्सेलरेशन ढूंढना है। m1 का एक्सेलरेशन कितना है, m1 का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ a है और m2 का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ क्या है, a है। बात समझ में आ रहा है। मैं इक्वेशन लिखना स्टार्ट करता हूं। अगर मैं m2 के लिए इक्वेशन लिखूं, फॉर m2, अगर m2 के लिए इक्वेशन लिखा जाएगा तो इक्वेशन क्या बनेगा, m2g इसको नीचे लेके जाना चाहता है,
धागे में जो टेंशन है वो रोक रहा है क्या? M2G चाहता है कि ब्लॉक नीचे जाए, टेंशन जो उसको रोक रहा है ना। अब नेट फोर्स, जिस तरफ नेट फोर्स होगा उसी तरफ मैं एक्सेलरेशन को पॉजिटिव मानूंगा, तो उसी डायरेक्शन में पॉजिटिव मानूंगा। तो M2G माइनस T का वैल्यू अपन क्या लिख देंगे? M2G माइनस T इक्वल्स टू M2 टाइम्स ऑफ A। लिख सकते हैं क्या? एक इक्वेशन बना दिया मैंने। अब देखो वेरिएबल्स कितने कितने हैं, एक तो A अपने को नहीं पता, M1 M2 पता है, ये मासेस अपने को पता है, और धागे का टेंशन नहीं पता, तो दो वेरिएबल दो इक्वेशन बनाना पड़ेगा। एक डब्बे को देख के मैंने इक्वेशन बना दिया M2G माइनस T इक्वल्स टू M2A। एक और डब्बा है, M1 डब्बा भी है। M1 डब्बा भाग रहा है ऊपर। अब M1 डब्बा को ऊपर कौन लेके जा रहा होगा? डेफिनेटली सर टेंशन लेके जा रहा होगा। जो ऊपर साइड का फोर्स होगा वही तो उसको ऊपर लेके जा रहा होगा ना। अगर नेट फोर्स ऊपर नहीं हुआ तो ऊपर भाग ही नहीं सकता। तो इसमें इक्वेशन कैसे लिखेंगे? टेंशन चाहता है कि डब्बा ऊपर जाए, लेकिन जो उसका वेट है M1G वो उसको ऊपर जाने से रोक रहा है। तो T माइनस M1G इक्वल्स टू हो जाएगा M1 टाइम्स ऑफ A। अब देखो दो इक्वेशन दो वेरिएबल, ये टेंशन का वैल्यू उठा के यहाँ पे रख सकते हैं क्या? अब ये टेंशन का वैल्यू अगर उठा के यहाँ पे रख देंगे तो M2G पहले से था माइनस टेंशन के प्लेस में ना, टेंशन का वैल्यू अगर मैं यहाँ से फाइंड आउट करूँ तो वो क्या हो जाएगा? M1A प्लस M1G। लिख सकते हैं ना। मैंने सेकंड वाले इक्वेशन को यूज करके मैंने क्या कर लिया? टेंशन का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब टेंशन का वैल्यू अगर मैंने फाइंड आउट कर लिया तो ये हो जाएगा M2G माइनस टेंशन, M2G माइनस टेंशन। अब ये टेंशन का वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है? तो टेंशन का वैल्यू अगर मैं पुट करूंगा तो टेंशन का वैल्यू हो जाएगा कितना आ गया? माइनस में M1A प्लस M1G इक्वल्स टू M2A। लिख सकते हैं, ये फॉर्मूले का माइनस रहने दिया और T के प्लेस में ये वैल्यू रख दिया। अपने को तो ढूंढना है A का वैल्यू, तो A वाले टर्म को एक साइड रखो, बाकी सब टर्म को एक साइड रख दो। तो ये कितना आ रहा है देखो, यहां पर आ गया M2G, ये हो गया M1G, यहां पर आ गया M1G, सर पार्ले जी भी आएगा क्या? ये आ जाएगा M2A। इसको सिंप्लीफाई करो, जी वाले टर्म को एक साथ रख देते हैं। तो M2 माइनस M1 कॉमन मैंने G बाहर निकाल दिया और A वाले टर्म को एक साथ भेज दिया। अगर A कॉमन निकाल दिया तो M2 प्लस M1। ढूंढ क्या रहे थे? एक्सेलरेशन ढूंढ रहे थे। तो A का वैल्यू हो जाएगा, A का वैल्यू आ गया M2 माइनस M1 टाइम्स ऑफ G डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 या M2 प्लस M1। ये एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया क्या? हाँ या ना? मैंने क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब जो क्वेश्चन को सॉल्व करने में मैंने जो कंसेप्ट यूज किया है वो याद रखना है भाई साहब। कभी भी अगर पुली मिल जाए, ऐसा पुली जो फिक्स्ड है, तो हमें याद क्या रखना है? जितने एक्सेलरेशन से ये नीचे जाएगा उतने एक्सेलरेशन से ऊपर भी जाना चाहिए, ठीक है? ये इस तरह से हम क्या करेंगे? इक्वेशंस लिखेंगे, एनएलएम के इक्वेशंस लिखेंगे, सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा। ये हो गया फिर से पहले तरीका नंबर 1, ये समझने वाला तरीका है। यूज कौन सा तरीका करेंगे सर? यूज कौन सा तरीका करेंगे तो वो ध्यान से देखो। अगर आप देखोगे तो दोनों का एक्सेलरेशन डायरेक्शन वाइज दोनों अलग अलग है। दोनों ब्लॉक्स का जो एक्सेलरेशन है डायरेक्शन वाइज अलग अलग है, ठीक है? डायरेक्शन वाइज दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन अलग अलग है, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम है क्या? बिल्कुल सर, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम है। तो मैं क्या करता हूं ना, मैं इस पूरे को एक सिस्टम मान लेता हूं, मैं पूरे को एक सिस्टम मान लेता हूं। और अगर आप ध्यान से देखोगे, पूरे को अगर एक सिस्टम मान लिया जाए तो मैं ऐसा कुछ कर रहा हूं ना कि जस्ट फॉर इमेजिनेशन, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इमेजिनेशन, मैं क्या कर रहा हूं? इस पूरे धागे वाले अरेंजमेंट को ना, इस पूरे धागे वाले अरेंजमेंट को क्या करते हैं? उतार के नीचे रख देते हैं। बोलोगे सर ऐसा कैसे कर सकते हैं? कि मैंने माना है, जस्ट फॉर अजम्पशन है, ऐसा मैं मान रहा हूं कि ऐसा कर सकते हैं क्या, देखते हैं कर सकते हैं या नहीं, ठीक है? अभी देखो, तुम अगर ध्यान से देखोगे तो जब मैं पूरे को सिस्टम मान लूंगा, पूरे को, मतलब ये पुली पुली वॉल वॉल नहीं, सिर्फ इतना पुली पुली वाले को पूरा मैं सिस्टम मान लूंगा, तो क्या हो जाएगा? पूरे को जब सिस्टम मान लूंगा तो देखो जितना टेंशन ऊपर उतना टेंशन नीचे है, जितना टेंशन ऊपर उतना टेंशन नीचे। टेंशन इंटरनल फोर्सेस है ना, अगर मैं पूरे को सिस्टम मान लूं तो टेंशन क्या है? इंटरनल फोर्स है। अच्छा, जब मैं सिर्फ M1 के बारे में बात कर रहा था, जब मैं सिर्फ M1 का इक्वेशन लिख रहा था तब टेंशन इंटरनल फोर्स नहीं था। M1 के लिए, ब्लॉक M1 के लिए टेंशन वाज एन एक्सटर्नल फोर्स। लेकिन अगर मैं M1 M2 और पुली को एक सिस्टम मान लूं तो क्या हो जाएगा? ये टेंशन जो है वो इंटरनल फोर्सेस हो जाएगा। अब इंटरनल फोर्सेस के कारण तो कोई मोशन होता ही नहीं है, इंटरनल फोर्सेस के कारण तो कोई मोशन होता ही नहीं है।
और अगर है भी, मान लो जितना टेंशन इधर होगा उतना ही टेंशन इधर होगा, कैंसिल आउट हो गया क्या? बिल्कुल सर जी। अच्छा, अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक फोर्स इस तरफ है m2g का, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स है, ये चाहता था कि सिस्टम नीचे जाए, और m1g चाहता है कि वो इधर मूव करे, मतलब m1g इस तरफ है क्या, m2g इसको आगे ले जाना चाह रहा है, m1g रोकने की कोशिश कर रहा है, वैसे ही कुछ है ना, m2g इधर खींचने की कोशिश कर रहा है, m1g इधर खींचने की कोशिश कर रहा है, मतलब m2g का जो फोर्स का डायरेक्शन है और m1g का जो फोर्स ऑफ डायरेक्शन है, मतलब इन द सेंस ऑफ मोशन, वो दोनों अलग अलग चाहते हैं क्या? m2g चाहता है कि सिस्टम ऐसा चले, m1g चाहता है कि सिस्टम ऐसा चले, तो दोनों अलग अलग कोशिश कर रहे हैं। अब सिंस ये पुली जो था आइडियल पुली था, कोई काम भी नहीं आ रहा था और टेंशन इंटरनल फोर्सेस है कैंसिल आउट हो जाए, तो सिस्टम को ऐसा बना सकते हैं। अब अगर मैंने सिस्टम को ये बना दिया तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है सर, ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, ये m2 हो गया, ये m1 हो गया। अब अगर आप नेट फोर्स यहां पर कैलकुलेट करोगे तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, m2g आगे लेके जाना चाह रहा है, m1g रोक रहा है, m2g आगे लेके जाना चाहता है, m1g रोक रहा है, पूरे सिस्टम का टोटल मास कितना है, m1 प्लस m2 टाइम्स ऑफ a। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो you'll get the value of a as m2 minus m1 टाइम्स ऑफ g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सर ये तो बहुत ही आसान हो गया सर, ये तो बहुत ही आसान हो गया। हमने क्या ढूंढा, हमने ढूंढा नेट फोर्स, क्यों? क्योंकि जब मैं इस पूरे को सिस्टम मान लूंगा तो टेंशन इंटरनल फोर्सेस है गायब हो जाएंगे, कोई उनका मतलब नहीं रहेगा। अब जब टेंशन, अब ये याद रखना, ये जो तरीका नंबर 2 है, ये जो शॉर्टकट है जो भी है, ये आप सिर्फ सिंपल क्वेश्चन में अप्लाई करना, भारी भरकम प्रॉब्लम्स में जब ये अप्लाई करने जाओगे तो फैल जाओगे। जैसे यहाँ पर धागा बहुत सिंपल था, अब लोग सर हमें कैसे पता कि सिंपल है और मुश्किल है? प्रैक्टिस, जितना यूल प्रैक्टिस उतना यूल गेट इनर पीस, जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी शांति मिलेगी, और जितनी शांति मिलेगी उतना अच्छा आप क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर सकोगे। अब मैं एक और क्वेश्चन कराता हूँ, ये मैंने सेकंड तरीका से बताया। सेकंड तरीका में हमने क्या देखा, हमने नेट फोर्स निकाल दिया, नेट फोर्स को सिस्टम के मास इनटू एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई किया, सिस्टम का एक्सेलरेशन आ गया। एक बार एक्सेलरेशन अगर आ गया, एक बार अगर एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया तो मैं किसी का भी फ्री बॉडी डायग्राम बना के टेंशन ढूंढ सकता हूँ क्या? जैसे अगर m1 के बारे में बात करूं, अगर मैं m1 के बारे में बात करूं तो टेंशन आगे ले जाना चाह रहा था, m1g रोक रहा था क्या? फिर भी जो ऑब्जेक्ट है m1 ऑब्जेक्ट, वो क्या करेगा, m2 माइनस m1 प्लस m2 इंटू जी, इतने एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहा है क्या? इसको सॉल्व करके टेंशन का वैल्यू मिल जाएगा। बिल्कुल सर मिल जाएगा। तो इस तरह से क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फिर से स्क्रीन पॉज करेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे, फिर वापस आते हैं। तो मिलते हैं क्वेश्चन लिखने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक इस तरह का आर्टवुड मशीन है, एक वेज है जिसमें एक पुली लगी हुई है। फिर से पुली के बारे में कुछ नहीं बोला, मतलब आइडियल है, स्ट्रिक्ट भी आइडियल है, सब कुछ आइडियल है। और ये थीटा का वैल्यू कितना है, थीटा का वैल्यू क्या है, 37 डिग्रीज का है। बिल्कुल सर ठीक है। अच्छा, इस वाले ब्लॉक का मास है 10 kg का, और इस वाले ब्लॉक का मास भी कितना है, 10 kg का। ये भी 10 kg, ये भी 10 kg। अब ये बोला गया है कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स इफ एनी, मतलब ये जो ब्लॉक्स है ना, अगर ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन है तो बताइए कितना है। अब मन में डाउट आता है, सर ये भी 10 kg, ये भी 10 kg, सिस्टम नहीं चलेगा। मन में डाउट आएगा, मन में ख्याल आएगा, मन का क्या है, मन कुछ भी सोच सकता है। मन को लगा ऐसा कि सर ये भी 10 kg, ये भी 10 kg, सिस्टम नहीं चलेगा, गलत लगा मन को। ठीक है, अब मन को गलत कैसे लगा वो देखते हैं। मन को गलत कैसे लगा, तो मन को सही समझाना बहुत मुश्किल काम है, मन को समझाना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन एक बार तुम फ्री बॉडी डायग्राम बना लोगे ना, तो मन क्या, मन के बाप भी समझ जाएंगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम बना लो सही से एक बार। तो यहाँ पर बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। ये 10 kg का ब्लॉक था, 10 kg के ब्लॉक पर इसका वेट लगा दो। सबसे पहले तो सबसे पहला फोर्स, सबसे सुंदर फोर्स, सबसे आसान वाला फोर्स, सबसे इको फ्रेंडली फोर्स कौन सा है, वेट। तो ऑब्जेक्ट का दिखा दो वेट, 10 kg का ऑब्जेक्ट था, दिखा देते हैं इसका वेट। किसी भी ऑब्जेक्ट को सबसे पहले दिखाना उसका वेट। तो 10 kg ऑब्जेक्ट का जो वेट हो गया वो हो गया 100 न्यूटन का। बिल्कुल सर सही है। धागे में मान लेते हैं टेंशन टी, धागे में मान लेते हैं टेंशन टी, धागे में मान लेते हैं टेंशन टी, धागे में मान लेते हैं टेंशन टी। मान लिया हमने। अच्छा, ये 10 kg का जो ऑब्जेक्ट है, इसमें अगर देखोगे तो इसका वेट हम दिखाएंगे इस डायरेक्शन, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में, 100 न्यूटन। अब फिर सेकंड का जो क्वेश्चन सॉल्व करने का सेकंड में होता था कि अगर कोई फोर्स को रिजॉल्व करने की जरूरत है तो उसको रिजॉल्व करने में डरे नहीं। तो ठीक है, बिना डरे हम क्या करते हैं, रिजॉल्व करते हैं। अब डेफिनेटली ये जो 10 kg का ब्लॉक है वो इंक्लाइन के अलॉन्ग ही मूव करेगा।
तो अलोंग द इंक्लाइन अगर मान लिया जाए एक्स एक्सिस और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन अगर मान लिया जाए वाई एक्सिस, तो फोर्सेस रिजॉल्व करेंगे। तो ये जो 100 न्यूटन का फोर्स है, ये जो 100 न्यूटन का फोर्स है, इसको क्या करते हैं, रिजॉल्व करते हैं। तो जब आप रिजॉल्व करोगे तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा और इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा। अब देखो ये एक एक आपको ना थ्योरम सीखना पड़ेगा। क्या थ्योरम है देख लो। मान लो एक ऐसा ट्रायंगुलर वेज है, तो साड़ी केयर नहीं करदा, टाइम स्पेयर नहीं करदा। क्या गाना है भाई साहब, क्या गाना है। हाँ, मान लो ये एंगल थीटा है। अगर ये एंगल थीटा है, ये 90 बन रहा है ना, बिल्कुल सर जी। ये एंगल थीटा, ये 90, ये 90, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल है। अब ये जो छुटकू सा ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है ना, ये छुटकू सा ट्रायंगल बन रहा है। ये जो छुटकू सा ट्रायंगल बन रहा है, इस छुटकू से ट्रायंगल को देखोगे तो ये एंगल 90 डिग्री है ना। बहुत छोटा हो गया है, लेकिन ये एंगल 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है, इंक्लाइन पर परपेंडिकुलर है। ये जो लाइन है वो परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन था। इंक्लाइन पर क्या है, परपेंडिकुलर। अच्छा, जितना ये एंगल है उतना ही ये एंगल होगा क्या। तो ये एंगल 90 माइनस थीटा, ये एंगल 90। अगर आप सॉल्व करोगे तो ये एंगल भी थीटा आ जाएगा। डायग्राम थोड़ा छोटा हो गया लेकिन शायद आपको समझ में आ रहा होगा। ये जो छुटकू सा ट्राइंगल है ना येलो वाला, वो कैसा है, ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 माइनस थीटा है। 90 माइनस थीटा, ये एंगल 90। तो जब आप फाइंड करोगे तो ये एंगल कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। अब अगर ये एंगल थीटा आ रहा है, इसका मतलब ये एंगल भी थीटा था और ये एंगल भी थीटा था। अब बार बार ये करने की जरूरत नहीं है। आप ना क्या याद रखना, एक तरीका याद रखना। क्या तरीका याद रखोगे, देखो आप ये याद रखना कि अगर एक इंक्लाइन का एंगल मेरे को पता है, अगर मेरे को एक इंक्लाइन का एंगल पता है, तो वो जो इंक्लाइन पे परपेंडिकुलर्स होंगे ना, उनका भी एंगल सेम है। जैसे देखो ये ग्रीन वाले लाइन के बीच में अगर देखोगे तो एंगल कितना है, थीटा है। मैंने क्या किया, इस बेस वाले लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है और जो इंक्लाइन वाला लाइन है उस पर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है। अब थ्योरम क्या बोलता है, थ्योरम है जो भी है, जो बोलता है वो ये है कि इंक्लाइन के बीच में जो एंगल है, जो इंक्लाइन के बीच का एंगल है, वही दोनों परपेंडिकुलर्स के बीच का भी एंगल होगा। मतलब इफ दिस एंगल इज थीटा, तो दोनों परपेंडिकुलर्स के बीच में भी जो एंगल होगा वो थीटा होगा। कौन से परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू द बेस एंड परपेंडिकुलर टू दिस इंक्लाइन, इसका भी वैल्यू क्या होगा, थीटा होगा। तो ये बात आपको क्या करना है, याद रखना है। इसका मतलब ये है कि अगर ये जो मैंने डायग्राम बनाया है यहाँ पर, ये जो मैंने डायग्राम यहाँ पर बनाया है, इस डायग्राम के बारे में अगर मैं बात करूं, तो इफ दिस एंगल इज थीटा, अगर ये एंगल थीटा है, तो देखो ये येलो वाले लाइन पर ये जो नॉर्मल ये वेट जो होता है ये परपेंडिकुलर है, और इस इंक्लाइन पर ये जो डॉटेड लाइन है वाई एक्सिस है वो भी परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल भी थीटा बनेगा क्या। डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, मैं डायग्राम को थोड़ा बना देता हूं। ये एक्सिस और ये अपना एक्सेस हो गया। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो रेड वाला लाइन है बोल्ड वाला, वो येलो वाले लाइन पर, वो जो बेस है बेस पे परपेंडिकुलर है, और ये जो व्हाइट वाला बोल्ड लाइन है वो क्या है, वो येलो वाले लाइन पर जो इंक्लाइन पर है उस पर परपेंडिकुलर है। तो अगर इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, अगर इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, मतलब ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। बिल्कुल सर, बात समझ में आ रहा है। इसका मतलब जो 100 न्यूटन का फोर्स है उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। अब कैसे रिजॉल्व करेंगे, तो जब आप इसको रिजॉल्व करोगे तो रिजॉल्व करने पे हम बोलते हैं कि जिसके साथ एंगल बनता है वहां पर आता है कॉस कंपोनेंट, तो ये आ जाएगा कॉस कंपोनेंट, और जिसके साथ एंगल नहीं बन रहा वहां पर आ जाएगा साइन कंपोनेंट। तो जब आप रिजॉल्व करके वैल्यूज लिखोगे ना, तो ये हो जाएगा 100 cos 37 इस तरफ, और ये हो जाएगा 100 sin 37 इस तरफ, और ऊपर आ जाएगा नॉर्मल। अब अगर आप 100 sin 37 का वैल्यू फाइंड करोगे, sin 37 है 3/5, तो ये आ जाएगा 60 न्यूटन का। अब तुम खुद से सोचो, धागे के एक एंड को इधर खींचा जा रहा है 60 न्यूटन से, और धागे के एक एंड को खींचा जा रहा है 100 न्यूटन से नीचे की तरफ। धागा किधर मूव करेगा, जिधर ज्यादा फोर्स है। मतलब ये 10 kg वाला ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से नीचे गिरेगा और ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा क्या। अब मैं ना दोनों तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है, आपको जो अच्छा लगे आप उसको यूज करना। लेकिन मेरा खुद का पर्सनल रिकमेंडेशन है कि शॉर्टकट वाले मेथड, मतलब अगर एक ही धागा है, एक ही पुली है, ये सब है, तो जो शॉर्टकट मेथड है उससे यूज करो। तरीका नंबर 1, तरीका नंबर 1,
तरीका नंबर 1। अब ये डेविड धवन का अगला मूवी यही है, तरीका नंबर 1। कूली नंबर 1 के बाद ये नया मूवी जो आने वाला है वो तरीका नंबर 1 ही। तरीका नंबर 1 अगर देखोगे तो ये जो 10 kg वाला ब्लॉक है ना, इसके लिए अपन फ्री बॉडी डायग्राम, इसका इक्वेशन लिखते हैं। 100 न्यूटन का फोर्स चाहता था कि ब्लॉक जो है नीचे जाए, टेंशन बोल रहा है कहां जा रहा है भैया, रुक जा, कहां जा रहा है, रुक जा। तो 100 माइनस टेंशन टी इक्वल्स टू, ये बोला है नहीं मैं तो जाऊंगा, वेट ज्यादा है मैं तो जाऊंगा, तो ये 10 kg वाला ब्लॉक जो है वो नीचे मूव करेगा, तो नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिखते हैं। बिल्कुल सही है सर। ये मैंने किसके लिए लिखा, ये जो लटका हुआ 10 kg उसके लिए। अभी जो रखा हुआ 10 kg उसके लिए इक्वेशन लिखेंगे, वो भाग रहा है ऊपर, ये ऐसे ऊपर भाग रहा है, कौन ऊपर लेके जाएगा, टेंशन लेके जा रहा है सर, ये जो टेंशन है वो ऊपर लेके जा रहा है। तो टेंशन बोल रहा है कि चल तेरे को लेके चलते हैं, वेट का कंपोनेंट बोल रहा है कहां ले जाएगा भाई साहब, कहां लेके जा रहे हो, कहां ले जा रहे हो। ये जो वेट का कंपोनेंट है वो बोलेगा कि नहीं नहीं मैं जाने नहीं दूंगा, मैं रोकूंगा इसको। तो कितने से रोक रहा है, 60 से रोक रहा है। फिर भी ये बोल रहा है कि टेंशन तो ज्यादा है भाई साहब, मेरे को जाना ही पड़ेगा, टेंशन ज्यादा है। तो टेंशन ज्यादा है तो फिर से ये 10 इंटू ए हो जाएगा। फिर से अगर आप देखोगे तो दो इक्वेशन है, दोनों को ऐड कर दो, माइनस टी प्लस टी गायब हो जाएगा, 100 माइनस 60 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 10a प्लस 10a कितना हो जाएगा, 20a हो जाएगा। सॉल्व करने पर a का वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। क्या सब कुछ ऐसा ही स्टैंडर्ड में था, तो एक्सेलरेशन भी कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का आ गया। बिल्कुल सही। अब इसी कहानी को थोड़ा बनाते हैं आसान विद द हेल्प ऑफ तरीका नंबर 2। तो ये कौन सा था, हरा तरीका, हम पे ये किसने हरा रंग डाला, आंसर हमारा 2 मीटर पर सेकंड कर डाला। तरीका नंबर 2 देखते हैं। तरीका नंबर 2, तरीका नंबर 2 में अपन क्या देखेंगे, नेट फोर्स। इस पूरे सिस्टम को ना ऐसा सोच लो कि पूरे सिस्टम को उतार के लाके रख दिया जमीन पे, जो ये उड़ रहा था ना, इसको पूरे को उतार के लाके रख दिया जमीन पर। एक डब्बा इधर है, धागे से बना हुआ है, एक डब्बा इधर है। इधर जो फोर्स लग रहा था वो 100 न्यूटन का लग रहा था, इधर जो फोर्स लग रहा है वो 60 न्यूटन का लग रहा है। तो पूरे सिस्टम में अगर देखोगे 10 kg का ब्लॉक, 10 kg का ब्लॉक, पूरे सिस्टम को अगर आप ध्यान से देखोगे तो 100 बोल रहा है कि चल इधर लेके चलते हैं, 60 बोल रहा है कहां जा रहा है भाई साहब, रुक जा। तो ये बोलेगा नहीं नहीं वो ज्यादा है, वो 40 से ज्यादा है आपसे, तो वो मूव करेगा। तो नेट फोर्स अगर आप देखोगे तो सिस्टम पे लगने वाला नेट फोर्स कितना है, 40 का है। सिस्टम पे लगने वाला नेट फोर्स 40 है, सिस्टम का टोटल मास 10 प्लस 10 20 हो गया, तो 40 इक्वल्स टू 20 इंटू ए लिख देंगे। सॉल्व करेंगे तो वापस से ए का वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। अब एक बार अपने को एक्सेलरेशन मिल गया, अगर एक बार आजा आजा एक्सेलरेशन का वैल्यू एक बार आजा 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 हो गया, पता चल गया अपने को, तो किसी का भी एक इक्वेशन लिख दो ना भाई साहब। अगर आप इसका इक्वेशन लिख दोगे तो आपको टेंशन मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, 100 माइनस टेंशन इज 10 टाइम्स ऑफ ए, तो टेंशन यहां से 80 न्यूटन का आ जाएगा क्या, तो ये अपना आंसर है। तो इस तरह से आर्टवर्ड मशीन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, कुछ क्वेश्चन आप भी प्रैक्टिस करोगे, मैंने आपको हेल्प किया था कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने में। नहीं समझ में आए तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, फ्री बॉडी जैसी डायग्राम बना लोगे ना, अगर तुमने फ्री बॉडी डायग्राम सही बना लिया तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो क्वेश्चन अगर सही सॉल्व करना है तो स्टार्टिंग में तो दोनों मेथड यूज करो, फ्री बॉडी डायग्राम वाला मेथड भी यूज करो। टाइम लगेगा स्टार्टिंग में, समय दो, स्टार्टिंग में समय लगेगा, बाद में नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए इतना रहने देते हैं आज। मैं अभी कुछ क्वेश्चंस भी आपको भेज दूंगा जो आप सॉल्व कर सकते हैं।